बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान की बका की बात की जाए तो सबसे अहम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सियासी जमातें हैं, और उनमें जो दो अहम सियासी जमातें हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और फिर तीसरी जमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। दो जमातें तो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, लेकिन एक जमात इस वक्त ऑपोजिशन के अंदर मौजूद है। ये तीनों स्टेक होल्डर्स कभी भी एक टेबल पर बैठकर इस मुल्क के लिए इकट्ठे आज तक नहीं हो सके हैं। दो जमातें हम देख रहे हैं कि हुकूमत में इकट्ठी हैं, लेकिन तीसरी जमात इस वक्त फिर ऑपोजिशन के अंदर है। मुज़ाकरात की बात की जाती है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बार बार मुज़ाकरात की बात करती है और इसके बाद फिर कंफ्यूजन का शिकार दिखाई देती है कि मुज़ाकरात आखिर करने किससे हैं। उनको ये शायद समझ नहीं आ रही थी लाइन लेनी कौन सी है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जानिब वज़ीर आज़म असम्बली के अंदर जाकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं से हाथ मिलाते हैं और दूसरी जानिब अता तारड़ बाहर आकर इसी पार्टी को बैन करने की बात करते हैं। फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जहां पर मुज़ाकरात की एक बार फिर बात की जाती है तो मुसद्दिक मलिक टीवी पर आकर उनको पागल और बहरूपिया कहते हैं। समझ ये नहीं आती कि इस किस्म के बयानात के अंदर मुज़ाकरात कैसे मुमकिन होंगे। फिर वज़ीर दिफा ने आज एक ट्वीट किया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकज़ई के हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये कह रही थी कि वो नुमाइंदा बनकर मुज़ाकरात करेंगे, तो उनको ऐसा नहीं लगता और उनकी उनसे गुफ्तगू हुई। अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट जो इस वक्त हुई है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ऑपोजिशन जमातों के वफ्द के साथ हुकूमत से मुज़ाकरात कुछ ही दिनों के अंदर करने जा रहे हैं। अब मुज़ाकरात का ये सीन आखिर कहां जाकर खत्म होगा, आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे, और ये जानेंगे कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, रुकावट क्या है, क्यों मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ रहे, क्यों हम सियासी स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर आज तक नहीं देख पाए, और क्या आने वाले दिनों के अंदर हम देख पाएंगे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी का धरना भी जारी है, और जमात इस्लामी का धरना आज 8वें रोज़ में दाखिल हो गया है। हुकूमत की मुज़ाकरात की कोशिश जमात इस्लामी से चल रही है, 2 दौर हुए हैं और दोनों दौर ख़त्म हो गए हैं। अब तीसरे दौर में क्या नताइज निकलते हैं ये देखना बाकी है। लेकिन हुकूमत एक जानिब जमात इस्लामी से मुज़ाकरात करती है, दूसरी जानिब सिंध की सतह पर जो जमात इस्लामी के मद्दे मुकाबिल जमात है MQM पाकिस्तान, उसके रहनुमा के साथ मुस्तफ़ा कमाल के साथ अताउल्लाह तारड़ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि बहुत शुक्रिया MQM पाकिस्तान का, जिन्होंने IPP जैसे अहम मसले की तरफ हमारी नज़र बढ़ाई, हमें बावर कराया कि ये मसला बहुत अहम है। और जमात इस्लामी वालों को ये पैगाम देते हैं कि धरना एहतजाज किसी भी बात का हल नहीं है और इससे बामकसद मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो क्या हुकूमत संजीदा है इन मुज़ाकरात को लेकर, या वो चाहती है कि जब तक जमात इस्लामी जो बार बार ये कह रही है कि अगर हमारे मुज़ाकरात तस्लीम ना किए गए तो फिर हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, तो हुकूमत इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि जमात इस्लामी मार्च करे, उसके बाद हम संजीदा लें। और पाकिस्तान के अंदर खुसूसी तौर पर गुज़िश्ता 1 महीने से ऐसा लग रहा है जैसे इंतखाबात का माहौल बना हुआ है। मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातें हमें एहतजाज करते नजर आ रही है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त धरना मौजूद है, हर पार्टी अपने सियासी जलसों की तादाद में इजाफा कर रही है। अब तीसरा एक अहम मामला जो हम इस प्रोग्राम के अंदर आज डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो मेरी नज़र के अंदर बड़ी खुशाइन सूरत हाल है, वो गुमशुदा अफराद के इस पेचीदा मामले के हवाले से है, जिसमें हुकूमत ये कह रही है कि मुतासरा ख़ानदान को 50 लाख दे रहे। नाज़रीन, ये रियासत का एक मुखलिसाना रवैया लग रहा है, और इस सूरत हाल में एक कमेटी बनाई जाएगी जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से देखेगी कि ये किस तरीके से मिसिंग हुए। और इस हवाले से आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने गुफ्तगू भी की। उन्होंने गुफ्तगू क्या की, पहले ये जान लेते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। एक स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्ज़ामिन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा, और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। नाज़रीन, ये अहम मामला था जो हल तलब है। हम आए दिन देखते हैं कि इस पर एहतजाज भी होता है और इस पर सियासत भी होती है। तो रियासत को ये फैसला ज़रूर करना चाहिए कि इस मामले को ख़त्म किया जाए, और इसकी बुनियादी वजूहात क्या है। रियासत का एक अलहदा मौक़िफ़ है और मिसिंग पर्सनस के हवाले से उनके लवाहिकीन का एक अलहदा मौक़िफ़ है। इसके बाद एक और अहम अफसोसनाक वाक़या आज पाकिस्तान के अंदर रूनुमा हुआ है कि नामालूम अफराद की फायरिंग से PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक जाँ बहक हो गए हैं। और पुलिस के मुताबिक वेलेंशिया टाउन में PTI के फाउंडर मेंबर डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को नमाज जुमा की अदायगी के बाद मस्जिद के बाहर कत्ल कर दिया गया है। मकतूल निजी अस्पताल इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मालिक भी थे,
तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जो आज रूनुमा हुआ है। इस पर बात करेंगे, इन तमाम तर इशूज़ पर। पहले अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हमारे साथ शौकत बसा साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। जबकि कादर खान मंदोखिल, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद होंगे। मैं सबसे पहले शौकत बसा साहब आपकी जानिब आऊँगा, और ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब जिसमें जाँ बहक हुए हैं, इस पर आप क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं? क्योंकि सिक्योरिटी का कंसर्न भी है इस पर कि एक अहम शहर लाहौर जैसा, जहां पर ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आना, और फिर आपके दरीना साथी। शाहिद सिद्दीक साहब को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए और उनके वर्सा को सब्र दे। बहुत ही अंदोना वाक़या है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए इतनी कम है। लाहौर जो कि कैपिटल है पंजाब का, वहाँ पर दिन दिहाड़े ये मर्डर होना बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे लॉ इन्फोर्सिंग इदारों के लिए। आप वैसे तो पूरे पंजाब के अंदर जंगल का कानून है, किसी की जान माल इज़्ज़त महफूज नहीं है, दिन दिहाड़े कत्ल हो रहे हैं, बल्कि इस वक्त तो डाकू राज है पंजाब के अंदर। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आपने पुलिस जिसने अमन व अमान की सूरत को कायम रखना है, जिसने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो तो गुज़श्ता 2 साल से PTI के लोगों के घरों पे हमले कर रही है, हमारी चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रही है, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। हम पाकिस्तान का झंडा या फ़लस्तीन का झंडा लेकर निकलें तो हमारे ऊपर वो हमलावर हो जाते हैं। तो जो हुकूमत है, जाहिर है आप किस किस्म की तहकीकात का मुतालबा करते हैं शौकत बसा साहब, ताकि कातिलों की निशानदेही हो सके? किस किस्म की तहकीकात का मुतालबा करते हैं? डेफिनेटली जाहिर है मेरे भाई कि कातिलों को पकड़ने की इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या जो पंजाब के अंदर जो, ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कैपिटल है। आप ज़रा क्राइम रेट उठाकर देख लें पंजाब का, कि वहाँ पर लोग तो इस वक्त हर किसी को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। पुलिस जो है वो खुद जो IG है वो मुलव्वस है इस कत्ल गारत के अंदर, जो तहरीक इंसाफ के साथ हुई, जो लोगों के साथ हुई, जो ओपोनेंट्स के साथ हुई। जब एक IG पार्ट एंड पार्सल होगा एक उस हुकूमत के साथ जिसके पास कोई अवाम का मैंडेट नहीं है, जिसकी वज़ीर आला खुद हारी हुई है, तो यहाँ पे ऐसे ही होगा। और दूसरी बात देखें, आपने आज जो इस्माइल हानिया की शहादत है उसके ऊपर आज इमरान खान साहब ने भी जेल में से कहा ये इसराइल की बर्बरियत है। हाउस के अंदर से उसमें मुतफ़िका करारदाद पास हुई, और लेकिन आप बदकिस्मती ये देखिए कि जब रेजोल्यूशन हमने फॉरेन ऑफिस ने भेजना था उसमें से इसराइल का नाम निकाल दिया गया। यहाँ पर हालत तो ये है कि यहाँ पर जो फ़लस्तीन का झंडा लेकर निकलता था उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होते। डी चौक में मुश्ताक साहब के ऊपर आपको पता है वहाँ पर 2 बंदे कत्ल कर दिए गए जो डी चौक में फ़लस्तीन पर। लेकिन आज गायबाना नमाज़े जनाज़ा भी अदा की गई है पूरी दुनिया के अंदर। ज़ौक भाई सुने ज़ौक भाई, क्या गायबाना नमाज जनाजा? आप देखें कि मुस्लिम उम्मा देख रही है पाकिस्तान की तरफ, और यहाँ पर यह है कि पूरी दुनिया में जिनको हम हिंदू कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि यहूदी हैं, जिनको पता नहीं क्या क्या नाम दे, पूरी दुनिया के अंदर पुरअमन एहतजाज हुए। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को बाहर होते जिन्होंने 3 बार ज़ौक भाई उन्होंने OIC की मीटिंग बुलाई। कहाँ है हमारी मुसलमान ममालिक, कहां पर है हमारी हुकूमत? शौकत बसा साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ये बड़ा ही अहम मामला है और इस पर उम्मत मुस्लिमा को सोचना होगा, और पाकिस्तान को जो किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है उससे बेहतर किरदार अदा करना होगा। हम इस पर जरूर डिटेल से बात करेंगे। अभी जरा कुछ सियासी मामलात के हवाले से आते हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और मैं अली गौहर बलोच साहब को ये पूछना चाहूंगा उनसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का कह रही है, आपकी जमात भी कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की बात करती है, फिर बात करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए, फिर बात करती है मुज़ाकरात के लिए, और फिर मुसद्दिक मलिक साहब का एक स्टेटमेंट आता है कि ये पागल और बहरूपिये हैं। तो क्या इस तरह मुज़ाकरात हो पाएंगे, और फिर PMLN के पास क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के लिए मुज़ाकरात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है, बड़ी हैरानगी और तज्जुब हुई। अभी मेरे भाई बता रहे थे कि पंजाब में बड़ी बर्बरियत है। शायद ये भूल गए हैं कि KPK में इनकी हुकूमत है, और वहाँ पर जिस तरह से कत्ल गारत का बाजार गर्म है वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है, और जिस तरह से वहाँ पर लाकानूनियत है, और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के दहशतगर्दों को रिहा किया था जब इनकी हुकूमत थी, और जिस तरह से अब वो पूरा पाकिस्तान जिसको कि दहशतगर्दी से महफूज बनाया गया था फिर दोबारा दहशतगर्दी की लिपेट में है, उसके असल मुजरिम ये है। ये इलेक्शन में
धांधली की बात करते हैं। इनको 2018 का आरटीएस सिस्टम भूल गया, इनको ईवीएम मशीनों का कानून भूल गया। अली गौहर साहब, मेरे ख्याल से माजी की बातों से शायद आगे निकलेंगे तो मुज़ाकरात होंगे ना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात की टेबल पर क्या बैठने को तैयार है? बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं जरा वो अपने भाई को थोड़ा सा आईना दिखा रहा था जो साहिवाल में एक बर्बरियत का वाकया हुआ था, और जिसमें जो बच्चों को और बच्चों के सामने उनके माँ बाप को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, और उसके बाद कई और वाकयात हुए। जो 9 मई को जिन लोगों ने पाकिस्तान में आग लगा दी, पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला आवर हुए, वो आज कहते हैं कि पाकिस्तान में लाकानूनियत है और कानून के वारिस ये है। देखिए, गुजारिश ये है कि मुज़ाकरात अच्छी बात है। हमने तो उस वक्त भी इनके साथ मुज़ाकरात की दावत दी थी जब हमें दीवारों के अंदर चुनवाया जा रहा था, जिस वक्त झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे थे, और आज भी हम करते हैं। लेकिन इन्हीं की तरफ से मुतालबा आता है कि हम तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, और वो इसलिए कहते हैं, उसकी 2 वजूहात है। एक तो ये 9 मई के वाकयात के ऊपर और अपने करप्शन के वाकयात के ऊपर एनआरओ मांगते हैं असल में, और दूसरी बात ये है कि ये अपने हर सियासी मुखालिफ को आप दे देंगे एनआरओ? आप दे देंगे एनआरओ? देखिए वो मामलात अदालतों में हैं और इदारों के पास हैं। किसी हुकूमत के पास तो इख्तियार नहीं है ना कि किसी को एनआरओ। यानी आप कह रहे हैं कि आप बाइख्तियार नहीं है मुज़ाकरात के लिए अली गौहर साहब? नहीं, हम मुज़ाकरात चाहते हैं कि ये सियासी मुज़ाकरात करें। अगर ये मुल्क में इंतशार करना छोड़े, ये 9 मई जैसे वाकयात करना छोड़े, ये पहले अपने आप को क्लियर करें कि ये दहशतगर्द पार्टी है या सियासी पार्टी है। इन चीजों को इनको वजाहत करनी होगी। अगर ये कहें कि हमें तोशा खाना की चोरियां हमने छुड़वानी है, हमने 9 मई को जो पाकिस्तान के ऊपर हमले किए, दहशतगर्दी की है, उस पर हमें एनआरओ दिया जाए, तो वो तो जाहिर है हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी हम चाहते हैं कि ये लोग सियासी धारे में आए, इनके रवैये सियासी हों, इनका तरीकेकार सियासी हो, ये सियासी पार्टी के साथ बैठकर बातचीत करें। जाहिर है बातचीत से ही जो है वो मसाइल का हल निकलता है। चलें अली गौहर साहब, आपके इत्तेहादियों से भी जान लेते हैं, आपके इत्तेहादियों से भी जान लेते हैं कि वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। कादिर खान साहब, ये फरमाइएगा, आपको क्या लगता है कि दोनों सियासी जमातें माजी को लेकर बहुत संजीदा हैं, हाल को लेकर और मुस्तकबिल को लेकर हमें नहीं लग रहा कि संजीदा है। आपकी जमात क्या कहती है? एक तरफ बैन की बात की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और एक तरफ अब मुज़ाकरात की बात बहुत ज़ोरों शोर से जारी है, तो आप किसकी हिमायत कर रहे हैं? हम मुज़ाकरात की हिमायत करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। जहां आरटीएस सिस्टम 2018 में बिठा के पीटीआई को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है जनरल बाजवा ने, उस वक्त भी हमने मुज़ाकरात की बात की, उस वक्त भी हमने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। लेकिन उस वक्त भी गालियां दे रहे थे। आज भी अपनी तरबियत से वाकिफ होते हुए दोबारा गाली गलोच और ये सारी चीजें चल रही है। और मेरे इतला के मुताबिक जेल के अंदर तो इमरान खान साहब के मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जहां वो एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे थे। तो मुज़ाकरात हुए थे कादिर खान साहब जेल के अंदर, किसके साथ हुए हैं? जेल इमरान खान साहब के साथ हुए हैं। किसने किए मुज़ाकरात? किसने किए मुज़ाकरात? आप एस्टेब्लिशमेंट भी किया, और किसने किया आपको मैं जर्नलों का नाम बता दूं क्या? समझे ना। तो बात ये होता है, इनके मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। ये अब अवामी सतह पे इस बात को उजागर कर रहे हैं। यही है जो जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए इनके कई लोग इस अपॉइंटमेंट से पहले मेरे साथ टॉक शो में और यकीनन अली गौहर बलोच साहब के साथ भी वो तो खुल्लम खुल्ला इनकी मुखालफत कर रहे थे। अभी वो तय नहीं हुआ, 6 जनरलों का नाम भेजा था, उन्होंने कहा नहीं जनरल आसिम तो वैसे 2 दिन बाद रिटायर हो रहे, इनको नहीं लगाए। लेकिन पता चला ये वही जनरल आसिम मुनीर है जिसने वो हीरोन का केस एज ए डीजी आईएसआई जो है ना वो तफ्तीश की थी, और फिर ये जनरल बाजवा के पास गए कि इसको हटा दो वहां से, और 8 महीने के बाद उनको डीजी आईएसआई के ओहदे से हटा लिए। ये तो बाद में पता चला। लेकिन उसके अलावा फिर गाली गलोच और सारी चीजें आपके सामने हैं। और अभी आप ये समझते हैं कादिर खान साहब के जो रवैया पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है, अगर ये रवैया रहा तो फिर मुज़ाकरात में बैठने का फायदा कोई नहीं है? मैं जान लेता हूं शौकत बसा साहब से। शौकत बसा साहब, जैसे कादिर खान साहब कह रहे हैं कि जेल में भी आप लोगों ने मुज़ाकरात किए जो नाकाम हो गए। जाहिर है जब इन लोगों की तो हैसियत अब कौंसलर मुंतखब होने की नहीं रही है कि आप ये अंदाज़ा करें कि दोनों पार्टियां या बल्कि MQM के जिनको जो हम लोग 1-1 लाख वोटों से जीते हुए थे,
हमारे वोट डाल के इन बेचारों को 17 सीटों वाला जो वजीर आजम बना दिया गया और 27 या 28 सीटें पीपल्स पार्टी की होगी, वो सदर बन गया। साहब मुज़ाकरात फिर भी आपको इन्हीं के साथ करने पड़ेंगे। बीबी जो थी खुद हारी हुई, वो वजीर आला बन गई। मुज़ाकरात पे आ रहा हूँ। देखिए, मुज़ाकरात उनसे होते हैं जिनके पास कोई इख्तियार और ताकत होता है। ये बेचारे तो पल्ले नहीं तेला ते कर दी फिर दी मेला मेला। मुझे ये बताएं कि जो लोग खुद पपेट्स हैं, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम बीबी हारने के बावजूद अगर इन नमूनों को स्टैब्लिशमेंट ने मुसल्लत कर दिया है तो मुज़ाकरात कठपुतलियों से तो नहीं होंगे ना। तो फिर मुज़ाकरात तो उनसे होंगे जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है, स्टैब्लिशमेंट से। हम तो ओपनली कह रहे हैं, क्योंकि ये बेचारे तो इस काबिल नहीं है कि अपना वजीर खजाना लगा सके, वजीर दाखिला लगा सके। बल्कि वो जो हमारी डिग्गी वाली सरकार है, वजीर आजम, उन्होंने 15 रुपये पेट्रोल कम किया, वजीर खजाना है उनका आराम ना बैठ 5 रुपये बढ़ेगा। तो इनसे मुज़ाकरात करें मेरे भाई। दूसरी बात देखिए, बात यह है हमारा बड़ा ओपन स्टांस है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो वो जो आइन दिया था शीज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, इन्होंने तो वो दफन कर दिया और कहीं अलमारी में बंद कर दिया। हम सिर्फ चाहते हैं उस आइन के ताबे मुज़ाकरात करना। हमें तो पीपल्स पार्टी पहले दिन वज़ीर आज़म बनाने गई थी, जब हमें तो 2/3 मेजॉरिटी मिली थी, इसके बावजूद हमारी सीटें छीन ली गई। तो जब हम 8 फरवरी को जीते और 9 फरवरी को इनको जितवा दिया गया। पूछे पीपल्स पार्टी वालों से, हमें नहीं कहने गए थे क्या वज़ीर आज़म बन जाए। तो आपको ऑफर दी थी ना, आपने क्यों नहीं ली ऑफर? आपने ऑफर क्यों नहीं ली? क्यों नहीं ली शौकत बस्सा साहब ऑफर? इसलिए ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है कि ਅਸੀਂ पीपल्स पार्टी, नून लीग और MKM जिन्होंने हमारी सीटों पर डाका डाला है, हम इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे? ओ भाई, हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी थी, हमारी सीटें, हमें तो किसी और हुकूमत जमात की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए इनके साथ प्रिंसिपल स्टांस है कि ये जो मुस्लिम लीग नून हो, जिनका वो बड़े सेरे सूरे बांध कर लीडर लाया गया था कबूतर उड़ाने के लिए, कौम ने उसको तोते उड़ा दिए। वो बेचारा आजकल पता नहीं मरी में ठंड के अंदर बैठा हुआ है, लोग कौम मर रही है गर्मी में बिजली के बिलों से, और वो वहां पर फार्म्स। शौकत बस्सा साहब, ये मुज़ाकरात जो आप करेंगे, ये पाकिस्तान में की रिपोर्ट आई है ज़ौक भाई। मुझे शौकत बस्सा साहब एक चीज बताइए। शौकत बस्सा साहब एक चीज बता देना, एक सवाल ले लें। सवाल ये है कि क्या ये जो मुज़ाकरात हैं, ये इमरान खान की रिहाई के लिए आप लोग करना चाहते हैं या पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए करना चाहते हैं? मेरे भाई, तीन पॉइंट्स हैं हमारे मुज़ाकरात के। हमारा मैंडेट वापस किया जाए, हमारे जो बेगुनाह लोग 1 साल से अपने जेल में डाले हुए हैं, 9 मई का 8 फरवरी को कौम ने जवाब दे दिया। हम समझते हैं कि तीसरा, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। मुझे बताइए, क्या ये बेचारे जो खुद काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, जिनको बनवाया गया है, ये हमारे साथ ये मुज़ाकरात कर सकते हैं? हमें ये तो गैर संजीदा रवैया, जिस तरीके से आप जिस तरीके से आप उनको मुखातिब कर रहे हैं ना शौकत बस्सा साहब, ये तो बड़ा गैर संजीदा रवैया। मैं अली गौहर और कादिर खान साहब से इसका जवाब लूंगा, लेकिन एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद आते हैं, फिर दोबारा इसको तफसीलन बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुज़ाकरात कामयाब हो भी पाएंगे या नहीं, और कोई संजीदा भी है इसको लेकर नहीं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों के मुज़ाकरात से क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकेगी या नहीं। अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं लगता कि आपके पास मैंडेट है, और पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर महंगाई एक बहुत अहम मसला है, जहाँ पर बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा अहम मसला है, इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल ख़ासतौर पर उस सूबे के अंदर जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ कायम करना बहुत ही अहम मसला है। लेकिन अगर मुज़ाकरात की टेबल पर तमाम सियासी जमातें नहीं बैठेंगी और उनको लगता है कि आपके पास मैंडेट नहीं है, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए, पर तो बात ये है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये इनको एक सियासी पार्टी कहना भी एक ज्यादती है, और जिस तरह से इनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग है और जिस तरह की ये गालम गलूच और बाजारी जबान इस्तेमाल करते हैं, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टॉक शोज पर भी नजर आती है, सोशल मीडिया पर भी नजर आती है और हर प्रोग्राम में नजर आती है। क्योंकि ये वो टोला है जो लुटो और फुटो वाला टोला था, और ये हर दहशतगर्दी के दूसरे वाक़े में ये मुलव्वस होते हैं। जिस तरह से दहशतगर्दों की रिहाई में ये मुलव्वस है, जिस तरह से कि दहशतगर्दी के वाक़यात में ये खुद 9 मई जैसे वाक़यात में ये मुलव्वस है, जिस तरह से मैंडेट चुराने के वाक़यात में ये मुलव्वस हैं,
जिस तरह से हीरे की अंगूठियां मांगने और करप्शन के वाकयात में ये मुलव्वस है, तो ये एक बड़ी तवील लिस्ट है इनकी, जिस वजह से, और इनको कोई शर्मिंदगी और नदामत नहीं होती क्योंकि ढीठ लोग हैं और ये कहते हैं कि हम जिस नौबत पर, और जो बंदा वो जेल में बैठा हुआ है वो आप ऐसे ही महसूस होता है जिस तरह से इनके टॉक शोज में लगता है कि इनके असाब जवाब दे चुके हैं, वो भी मेरा ख्याल है कि कोई नफसियाती मसाइल का शिकार है। एक कभी वो मिनते तरले पाँव पकड़ने पे की तरफ आ जाता है, दूसरे घंटे में वो बढ़के लगाते हुए ये नजर आते हैं। तो वो उसका अक्स इसी तरह से यह जाहिर है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट भी बैठे तो वो इनसे क्या मुज़ाकरात करे, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बैठे तो वो इनके साथ क्या मुज़ाकरात करे। तो जाहिर है कि इन लोगों को कानून के आनी शिकंजे के अंदर जब तक नहीं जकड़ा जाएगा, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो है वो अमन जो है और इंतशार जो है उसका रुकना जो है वो काफी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। और मुमकिन गौर सब तभी है जब तमाम लोग बैठेंगे। कादिर खान मंदोखेल साहब, आपकी जमात और खासतौर पर आसिफ अली जरदारी साहब तो हमेशा ये कहते हैं कि मफाहम नहीं चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए। आपने खुद भी इससे कबल ये बात की, तो क्यों नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक किरदार अदा करती? क्योंकि दोनों जमातों के इख्तलाफात एक दूसरे के हवाले से बहुत सख्त हैं, तो आप क्यों नहीं ये किरदार अदा करते कि दोनों को बिठाएं एक मेज़ पर पाकिस्तान की खातिर? देखिए, जॉइंट सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब ने जो खिताब किए वो यही ऑफर किए और खुद शौकत बसरा साहब एग्री करेंगे। जनरल इलेक्शन के बाद खुर्शीद शाह साहब ने उनको ऑफर किए कि हम बगैर शर्त के आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप बड़ी पार्टी हो, आप हुकूमत बना दो। जवाब में क्या मिला आपके सामने की बात है। अब मैं एक चीज ये बताऊं, माजी में या अभी भी इस्टेब्लिशमेंट चोरी चुपके तो मुज़ाकरात सियासी पार्टियों से तो कर सकती है और करती आ रही थी माजी में, लेकिन आप मुझे बता दो कि पीटीआई सियासी पार्टी, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं ये मैंडेट चोर है, और खुद जिसका मैंडेट चोरी किया मौलाना साहब का, उनके पीछे 8 चक्कर लगाए, लेकिन मौलाना साहब है कि इन पे एतबार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मौलाना साहब को तो अच्छी तरह पता है कि ये तो आज भी एम्पायर के उनके ये बेताब है। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं शौकत बसरा साहब से ये उम्मीद रखता हूँ, ये वकील है, आप मुझे बताओ कि आप कहते हैं आर्मी चीफ मुझसे मुज़ाकरात कर ले, खान साहब ने पैगाम दिए उमर अयूब के जरिए और अपनी बहन के जरिए, या अपना वो नुमाइंदा मुकर्रर कर ले। आप मुझे बताओ कि जब एक फौजी हल्फ लेता है तो हल्फ में ये शिक मौजूद है कि मैं सियासत में मलूस नहीं हूँगा, तो क्या आप उन हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करने जा रहे या उनको करवाने नहीं जा रहे हो? आप मुझे बताओ, आर्मी चीफ कैसे अपना नुमाइंदा मुंतखब करेगा? वो कोई सियासी पार्टी थोड़ी है, और जब करेंगे तो हल्फ की खिलाफ वर्जी करेंगे। मैं ये भी कहूंगा कि माजी में चुप के ये हल्फ की खिलाफ वर्जी हुई है, मगर उसको कोई साबित नहीं कर सकते। अभी अगर कोई नुमाइंदा करेंगे तो 10 आदमी खड़े हो जाएंगे, 10 आदमी अदालत में खड़े हो जाएंगे, और खुद आर्मी को अच्छी तरह पता है कि वो मुज़ाकरात किससे करेंगे, जिनका ये 4 मिनट के फासले पे जिसका भरोसा नहीं है। मौलाना साहब को जो गाली गलोच दे रहे थे, 8 चक्कर लगा लिए असद उमर साहब ने, वो इन पे एतबार नहीं कर रहे। वो ये कहते हैं बाबा अगर मैं आपसे साथ दूं, आपका क्या भरोसा? और भरोसा तो वैसे किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो आज भी कहता है हम आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करेंगे, आज भी कहता है DGI से करेंगे, एम्पायर की उंगली आज भी ढूंढ रहे, और अभी भी शौकत बसरा साहब ने कहा कि ये क्या देंगे, हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, हम आपको इसी तनख्वाह पे 5 साल तक जो ना गुजारा करने का मशवरा देंगे, हम आपको इसी तनख्वाह पे ये कहेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर रहम करो, पाकिस्तान की मैशत पे रहम करो, और वहां पाकिस्तान की जो नस्ल है, नई नस्ल नौजवान है, उनको बिगाड़ने में उनकी वालदेन पे आप तरस करो, आप रहम करो। कादिर खान साहब, ये 5 साल वाला प्लान जो है ना कि इमरान खान को 5 साल तक जेल में रहना चाहिए, प्लान ने भी इसका जिक्र किया था, ये आप लोगों की ख्वाहिश है या आपके दोस्त कहते हैं? देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, जब वो 2018 में RTA सिस्टम बिठा के इंतजाम पे मुसलत किया है, तो जब हम कहते थे ये इलेक्शन करा हो रही, तो कहता है ये 5 साल तुम्हारे, अगले भी हमारे, तो हम इनको क्यों ऑफर करेंगे, हम क्यों उनको? और फिर बात ये होता ना, आज ये जमात इस्लामी के साथ भी बगलगीर हो गए। ये जमात इस्लामी का जो सरबराह है वो तो खुद कराची से सूबाई असेंबली का इलेक्शन आ चुका है, वो तो उनके जो है ना वो 60-70 चेयरमैन जो आ गए, वो तो इनके हमने बाइकाट की तो आ गए। सवाल ये कि ये उनको भी उकसा रहा है। मेरी तो ये दरखास्त होगी कि खुदा रहा आपने घर में भाई को, बहन को, माँ बेटी को, बाप भाई को, बेटे को आपने आपस में लड़ा है, खुदा का वास्ता
पाकिस्तान के नौजवानों पे ये जो गाली गलौच हो रही है, जो आप एक दूसरे की जो कपड़े उतारने के ऊपर जो आपका पूरा एक मीडिया सेल लगा हुआ है, और अभी आपका एक मीडिया सेल जो एक कमरे में 10 लाख अकाउंट जो ना ऑपरेट कर उसको पकड़ा गया, ये फायरवॉल की वजह से। मैं आपको ठीक है, ये जान लेते हैं कादिर खलमंदो खेल साहब, ये शौकत बसा साहब से जानते हैं जरा ये सारे सवालात। शौकत बसा साहब, एस्टैब्लिशमेंट गैर सियासी होती है, एस्टैब्लिशमेंट खुद भी कहती है कि वो गैर सियासी है, आप क्यों सियासत में लेकर आ रहे हैं उनको? यही हम एस्टैब्लिशमेंट को कहना चाहते हैं कि आपको गैर सियासी हो जाना चाहिए। आप यकीन नहीं तो आप कहते हैं जी मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदा आप जो है वो लेकर आए, आप मुज़ाकरात उनसे करना चाहते हैं, आप कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास मैंडेट कोई नहीं है, तो फिर कैसे गैर सियासी? मेरी बात सुने, बात अच्छा मेरी गुजारिश सुने। एस्टैब्लिशमेंट इन फॉर्म 47 के नमूनों से आज हाथ उठा लेना, ये बेचारे तो 24 घंटे हुकूमत में नहीं रह सकते। तो इसलिए मेरे भाई, बच्चे को पता है कि मियां नवाज शरीफ हार गया, मरियम बीबी हार गई, शहबाज शरीफ हार गया, अगर वो तीनों हार गए तो जीता कौन है? हमें तो ये कोई बता दे। और उसके बाद मुझे बताए ना, अगर हम इनसे मुज़ाकरात करते हैं, इनकी हुकूमत तो अगले दिन खत्म हो जाएगी। क्या हमें ये जो सीटें हमारी छीनी हैं, जो 50-50 हज़ार से हम लोग जीते हुए हैं, क्या ये हमें सीटें वापस कर देंगे? क्या ये हमारे जाली मुकदमे खत्म कर सकते हैं? क्या ये नया इलेक्शन करवा सकते हैं? तो जिनके पास ताकत इख्तियार है, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं दोनों भाई, और खास तौर पे मंदो खेल साहब, कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है आईन पाकिस्तान के अंदर। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर कोई आईन और कानून मौजूद है? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई आईन के ताबे काम हो रहा है? आप मुझे बताइए, जजेस जिन्होंने इंसाफ देना है वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ पर सहाफियों को दिन दिहाड़े अगवा किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। तो मेरे भाई, हम उनको सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये आपने जो जाली निज़ाम बनाया है, जो जाली असम्बलियां बनाई हैं, इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम और इमरान खान वो एक तरफ खड़े हैं, और ये जो सियासी नमूने हैं फॉर्म 47 वाले, ये उनके बूटों के तस्मों से लटक रहे हैं। ये बसा साहब ये फरमा दीजिएगा, ये जो आपने तमाम चीजें बताई, क्या ये इस चीज की जस्टिफिकेशन आप दे रहे हैं कि ये लोग आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहे तो हम भी आइन पर नहीं होंगे? मतलब है भाईजान, हम तो सिर्फ उनको ये कहना चाहते हैं कि आइन ये कहता है कि उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट अपना काम करे, पार्लियामेंट अपना काम करे और अदलिया अपना काम करे। जिस दिन 8 फरवरी को कौम ने हर जुल्म जबर के बावजूद पार्टी तोड़ दी गई, निशान छीन लिया गया, इमरान खान रजिस्ट्री इन्हों की गल हो गई है, लोगों ने कहा जान अल्लाह दी वोट खान दा, पूरा इमरान खान के साथ पाकिस्तान खड़ा था। तो भाई, हम तो कहा कि वो जो मैंडेट चुराया गया है वो हमें वापस करें। तो वो जो मैंडेट चुराया, आपका क्या ख्याल है? फॉर्म 47 इन्होंने बनाए हैं। यूं तो खालिद जावेद लतीफ कहता है, इनके अपने लोग कहते हैं कि हमें पता है कि हमारी हुकूमत नहीं है, और वो कहते हैं, शौकत बसा साहब वो कहते हैं हमारी मजबूरी थी, आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ वो जुल्म किया जिसकी वजह से पाकिस्तान आज महंगाई के इस भंवर में मौजूद है। ये इस टाइम हुकूमत का ये मौकफ है कि हमारी मजबूरी थी कि आपने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया। ज़ौक भाई, आपका बड़ा अच्छा ज़ौक है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मियां नवाज शरीफ से पिछले दिनों ना उनके बचपन के दोस्त हैं, उनके क्लास फेलो भी हैं, वो उनको मिले। उनका मियां साहब, बाबूजी ये जो पतन की रिपोर्ट आई है, अब तो इस्तीफा दे दें। तो बाबूजी ने आगे से पता क्या क्या, ओए कमलिया, शर्म आने जाने वाली गल है, बंदा ढीठ होना चाहिए। ओ भाई, क्या बात करते हैं आप यार? आप मुझे इतनी बात बता दें। अच्छा कि भाई, शौकत बसा साहब, अली गौर साहब, इस बात पर जरूरी हो गया कि वो भी यहाँ पर अपना मौक़िफ़ दें। एक फिक्रा कि अली गौहर साहब की जमात से इस बात पर मुज़ाकरात करें कि हमने टीटीज किस तरह लगानी है, मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह करनी है, पाकिस्तान का माल बाहर किस तरह लेकर जाना है, दुबई किस तरह अपने माल बनाने हैं, बर्तानिया में किस तरह बनाने हैं। ठीक है, अली गौर साहब बता देते हैं। अली गौर साहब, भाई ये तो काम नहीं, ये करना तो इमरान खान जेल में पड़े होते। ठीक है, अली गौर साहब बताइएगा, ये फरमाइए। जी जी, देखे बात ये है कि माशाल्लाह बिल्कुल हमसे आपने क्यों रहनुमाई लेनी? आप जानते हैं कि शौकत खानम के पैसे के साथ जुआ किस तरह खेलना है दुबई में बैठकर। सर, मेरा लाइव प्रोग्राम में चैलेंज है, किस तरह से मियां नवाज शरीफ पुराने पाक में हलफ दे दें कि वो जीते हुए हैं। हम अपनी शौकत बसा साहब उनको जरा मौका देते हैं। फैसल मस्जिद में आके कुरान पाक में हलफ दे दें। ये बोलने नहीं देगा, आप इस चीज पर पाऊं मैंने रखा, ये बोलने नहीं देगा। देखिए, बोले कि आप ये सीखेगा। देखिए, बात ये है कि इनको पता है
कि शौकत खानम के पैसे से जुआ किस तरह खेलना है, इनको पता है कि फॉरेन फंडिंग केस में 4 अकाउंट्स किस तरह से खुफिया रखने हैं, 14 हुकूमत है कार्रवाई करें, गल्ला ना सुनाओ, कार्रवाई इनको करो। पता है ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत है भैया फराह जानी है गोगी के जरिए करप्शन का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर किस तरह भेजना है, उसके बसरा साहब और इनकी पार्टी के लोग बड़े एक्सपर्ट है। वो लीडर वो जो जेल में बैठा हुआ है, इनको पता है कि रिंग रोड से पैसे किस तरह खाने हैं, गल हो रही है, इनको ये भी पता है, धांधली दी, लूटमार दी, करप्शन दी। बस साहब अली गौर साहब का मौका देते हैं, जरा वो बात पूरी कर लें। भाषण दवे या लेक्चर दवे तो समझो क़यामत की निशानी है। अब इसको तकलीफ है। जब मैं इसको फराह गोगी और बुशरा बीबी की करप्शन बताता हूँ तो ये बेचारा बड़ा खसियाना हो जाता है। करें बात। और वो कहते हैं कि खसियानी बिल्ली, वो क्या कहते हैं, खंबा नोचे। तो ये अब खंबा इसके सामने है, कोई नहीं टीवी पे बैठा है, अब पता नहीं नोचना ये क्या चाह रहा है। तो गुजारिश करने का मकसद है इनको सीरियस ना ले। ये तो कल तक जरदारी साहब के जलसों में भंगड़े डालते थे बसरा साहब, आज ये पीटीआई के जलसों में इनका नचने को दिल करता है, वो एक अलग इशू है। लेकिन असल बात ये है, इनका असल चेहरा ये है, ये लोग तो फराह गोगी के जरिए करप्शन करके और बुशरा बीबी के जरिए मुल्क से बाहर भगा दिया, ये दूसरों को मनी लॉन्ड्रिंग की बातें बताते हैं। अली गौर साहब ये तो अदालतों के मामलात हैं ना, अदालतों में चल रहे हैं। ओ फार्म 47 वाले ਤੁਹਾਡੀ जानी हुकूमत है, कार्रवाई करो, 200 मुकदमा पहले दर्ज किया और करें। ये जो लुट्टो और फुट्टो का टोला है, ये मामलात अदालतों में जरूर है, लेकिन अब ये अवाम में भी एक्सपोज हो चुके हैं। उधर आपने देखा कि ये कहते थे मीर जाफर और मीर सादक। अच्छा बलोच साहब, आप हलफ देते हैं कि आपके लीडरों के पैसे बाहर नहीं पड़े? शाम को आप हलफ देते हैं? मैं हलफ देता हूं मेरे लीडर का कोई पैसा बाहर नहीं पड़ा। साहब के बूट पॉलिश कर रहे हैं। आप देखिए बलोच साहब, मेरा पाँव इनकी दुम पर है, भज्जो तो ना यार, मेरा पाँव इनकी दुम पर है बसरा साहब की। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम बीबी, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, मैं आपका पैसा बाहर पड़ा कि नहीं पड़ा? मैं हलफ देता हूँ बाहर पड़ा है। मैं अपने लीडर का हलफ देता हूँ, उसका कोई पैसा बाहर नहीं पड़ा। लीडर कौन सा? वो चूहा जो अपने घर की दीवार फलांग गया था पुलिस की। अच्छा अब जरा इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, इस गुफ्तगू को अली गौर साहब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक मामला जहां पर ये मुज़ाकरा चल रहा है वहां पर एहतजाज का भी चल रहा है। मैं जहां पर इंट्रो में कहा था, मेरी बात सुनिएगा, जहां पर इंट्रो में मैंने जहां पर कहा था कि पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल या इलेक्शन का एक माहौल नजर आ रहा है, तो उसमें पाकिस्तान के अंदर इस पर एक धरना मौजूद है। इससे पहले एक मजहबी जमात ने धरना दिया और अब एक सियासी जमात IPPs के मामले पर और महंगाई के मामले पर धरना दे रही है। कादिर खान मंदोखेल साहब, ये फरमाइएगा, इस वक्त जुड़वा शहरों के अंदर एक धरना मौजूद है और जो हुकूमत को प्रेशराइज कर रहा है, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, क्या मशवरा देंगे हुकूमत को? हुकूमत तो पहले ही टीम अनाउंस कर चुकी है उनके साथ मुज़ाकरात का, और मैं ये समझ रहा हूँ गो के मीडिया पे वो आके गाली गलौज करते हैं, वो एक अलग सवाल है। जब से हाफिज नईम साहब अमीर बने पाकिस्तान का, उससे पहले ये धरनों से वाकिफ है। ये हर हफ्ते कोई ना कोई धरना दे देते थे किसी भी इशू पे। ठीक है, उनका सियासी पार्टी, उनका हक है अपने लोगों को मोबिलाइज करने का, मगर इस तरह धमकी देना और गाली गलौज करना, ये पीटीआई के पटली पे चल पड़ी है जमात इस्लामी भी। और आप ये समझ लो कि उस पार्टी की क्या पोजीशन है जिसका अपना सरबराह सूबाई असेंबली का एक सीट भी नहीं जीत सका। हाफिज नईम साहब आपके सामने की सूरत हाल है, और जो बल्दियाती सीटें वो जीत चुके हैं वो खैरात की सीटें है, क्योंकि एमक्यूएम ने वहां बाइकाट की, वो उसको जो उर्दू स्पीकिंग वोट था वो सारा मिला। बाकी मेयर तो फिर भी पीपल्स पार्टी का है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा मुज़ाकरात तो हुकूमत ऑलरेडी ने टीम बना ली है और उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है, और वो कुछ दिन चले। ये जो मामला उठाकर कादिर खान साहब वो धरने में मौजूद हैं, आप एग्री करते हैं जो मामला उठा के वो धरना दिए हुए जमात इस्लामी? वो जो IPPs वाला इशू है, मेरे ख्याल में अगर आप देख रहे हैं मेरे सोशल मीडिया पेज पे, तो सबसे पहले वो 100 कंपनियों का जो है ना लिस्ट मैंने जारी की है, और उसका मुतालबा मेरे भी यही है उस हवाले से कि क्योंकि उस वक्त मैं आपको मिसाल देख के समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर किसी ठेकेदार को आप किसी मकान का बोले कि मेरे लिए आप मकान बनाओ, और वो मकान 6 महीने बनने के बजाय वो 10 साल लगा ले, यकीनन बंदा अल्टरनेट कोई रिहाइश ढूंढेगा। तो अब उस जमाने में जो डॉलर का रेट था और आज का डॉलर का रेट जमीन आसमान का फर्क है। और फिर दूसरी बात ये जो आवाम मजबूर हो गई है सोलर लगाने में, तो ये मुझे बता दो, आवाम ये सोलर लगा रही, पीपल्स पार्टी जो है ना वो 26 लाख घरानों को ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है सुबह से इनके सतह पे। तो ये जो सोलर आवाम लगाएंगे और फिर उसके बाद वो ये चाहेंगे बिजली के बिलों से जान छूटेगी, तो ये आप समझते कादिर खान मंदोखेल साहब के मामला तो से
तरीकाकार आपको भी लगता है कि दुरुस्त नहीं है? एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है, अहम इशू है, इस पर एक डेवलपमेंट हुई है, उस पर भी बात करेंगे अपने गेस्ट से भी। स्टे विद अस। के बाद खुशामदीद। शौकत बसर साहब, इमरान खान साहब की हिदायत पर आज शुएब शाहीन साहब जमात इस्लामी के धरने में गए और फिर मोटरसाइकिल पर बैठकर वापस चले गए, क्या हुआ था आज ये? शौकत बसर साहब, आप तक आवाज आ रही है तो फरमाइएगा। आज इमरान खान साहब ने हिदायत दी कि जमात इस्लामी के धरने में जाएं, शुएब शाहीन साहब वहां पर गए और फिर मोटरसाइकिल पर बैठे और वापस चले गए। ज़ौक भाई, मैंने तो आपको पहले कहा था कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो वाहिद फेडरेशन का लीडर है इमरान खान, ना यहाँ हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, ना जलसा कर सकते हैं, ना जुलूस कर सकते हैं। हम वहाँ पर उनके सारा इज़हार यकजहती के लिए गए हैं कि ये जो जुल्म और जबर हो रहा है, जो बिजली के जो लोगों को बिल आ रहे हैं, भाई भाई का गला काट रहे हैं। मेरे से सवाल किससे पूछा है? मैं अली गौर साहब, मैं चाहूंगा हम जल्दी से किससे सवाल किया है? जूते पॉलिश करने वाले को तो आपकी लीडर ना कर। मैं शौकत बसर साहब आपसे किया, शौकत बसर साहब आपसे किया। मैं चाहूंगा मुख्तसरन बताइएगा क्या हुआ था वहां पर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन्हों दा चोर सोच बंद करो, मैंने पता है ना बेचारियां दा बड़ा प्रॉब्लम ने मसाइल ने ना दे। अच्छा, गुजारिश ये है कि हालत इनकी ये है कि जाहिर है इनके अवाम में तो पाँव नहीं है, बेचारे डरे हुए हैं, सब हारे हुए हैं, तो अवाम तो इनको जेलों में देखना चाहती है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अंदाजा सबर तो करें यार। तो शौकत बसर साहब, अच्छा गौर साहब, नेशनल टीवी है, प्लीज गौर साहब, प्लीज ये थिएटर बसर साहब और गौर साहब दोनों से गुजारिश है, दोनों से गुजारिश है, हमने अगले मौजूद में जाने। मुझे बसर साहब सिर्फ ये बता दें कि आप अपने कारकुनान को ये हिदायत देंगे कि वो जमात इस्लामी के धरने में शामिल हो जाके। आपने पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ी थी? हाँ जी, पाकिस्तान की जो सबसे सबर करो यार, इनको कौन सी चीज नहीं टिकने दे रही, इनका चोर सोच बंद करें ताकि बसरा साहब। अच्छा गौर साहब, एक गुजारिश दोनों से ये है, बसरा साहब मुझे सिर्फ इतना बता दें, बसरा साहब मेरी अर्ज सुन लें। आप ये बताएं कि बात सुन लें बसरा साहब, मेरी बात सुन लें। दोनों मेहमानों से मेरी गुजारिश है, दोनों मेहमानों से गुजारिश है, आप ये, हमारे पास वक्त की किल्लत है, हम चाहेंगे, हमने आगे भी कुछ अहम मौजूआत है उन पर भी बढ़ना है, लेकिन बसरा साहब क्या हाँ या ना में बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमात इस्लामी के धरने में शिरकत करेंगे या नहीं, या सिर्फ लीडरशिप वहां पर जाकर इज़हार यकजहती करेगी? हाँ या ना में बता दें बस। भाईजान, 30 अक्टूबर तक इस हुकूमत का जाना ठहर गया, जाली हुकूमत का। हम जमात इस्लामी के साथ जलसा भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे, जलसा भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे। अली गौर साहब देखेंगे 5 तारीख को जो हम जलसा कर रहे हैं सवाबी में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। ठीक है, हम इंशाल्लाह उस जलसे के बाद आपसे बात करेंगे। अली गौर साहब, ये फरमाइएगा, आपकी हुकूमत ने आज एक बड़ा ही अहम मामला उठाया है, इस पर बहुत एहतजाज, बहुत बातें हुई, वो मिसिंग पर्सन्स का था, जिसमें यह कहा गया है कि मुतासरा खानदान को 50 लाख दे रहे हैं और एक कमेटी बनाई गई है। ये फरमा दीजिएगा, ये कमेटी में कौन कौन होगा और क्या तरीकाकार अपनाया जाएगा, जरा इस मामले के हवाले से हमें एनलाइट कीजिएगा। देखें, बात यह है कि ये बड़े अरसा दराज से आपको पता है कि मिसिंग पर्सन का इशू चल रहा है और यकीनी तौर पर उसमें वजीर आजम साहब के बहुत कंसर्न हैं। उन्होंने आज ऐलान किया है, तो इसके ऊपर जाहिर है एक कमेटी बनाई जाएगी जो तमाम मामलात को स्क्रूटनाइज करेगी और जो मुतासरा खानदान है उनकी जो है वो दायरे में जिन्हों घर वाले महल्ले वाले वजीर आजम नहीं मानते थे और ना किन्ना बसरा साहब, मेरे ख्याल से गुफ्तगू करने दो उनको, ना करो ऐसे। आप ही महल्ले वाले हैं जी, करने दे पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी की है। अली गौर साहब, मिसिंग पर्सन्स के इशू पर आप कंटिन्यू कीजिए। साहब, आपको भी वैसे पता है मिसिंग पर्सन देखें, मियां नवाज शरीफ भी हार गया, मरियम बीबी, शहबाज शरीफ भी, ये जब हंस रहे हैं ना, ये सारी कहानी को हमको पता है। आलम को गोली किसने मारी थी? अच्छा, आलम को गोली अच्छा, हम कादिर खान साहब से जान लेते हैं, आखिरी मिनट है हमारे पास। अली गौर साहब, मैं कादिर खान से भी जान लेता हूं। कादिर खान साहब, आप कैसे देख रहे हैं जो हुकूमत ने आज इकदाम किया है मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, 50 लाख दे रहे हैं जो मुतासरा खानदान है? ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है। जब पिछले असम्बली में तो उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर कमेटी में मैं ये सवाल उठा रहा था कि आप पाकिस्तान में FIR का एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना लें, क्योंकि कोई पता नहीं है किसके खिलाफ किस सूबे किस जिले में FIR दर्ज हो, तो सेंट्रलाइज पता चल जाए।
और जिस शख्स के ऊपर जो जुर्म है उनको कानून ये है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है, आप समझते हैं कि ये इन मामलात को यानी कैसे हल करना चाहिए, जो कमेटी बने उसको कानूनी तरीके से मामलात को देखे, और जो अब तक पेशरफ सामने आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि वो बहुत अच्छे तरीके से हुई है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।